दोस्तों नमस्कार। आज ठंड बहुत है, सूरज के दर्शन नहीं हुए और 15 जनवरी है। आज 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो, जो बहनजी के नाम से मशहूर हैं इस देश की पॉलिटिक्स में, उनका जन्मदिन होता है। और बड़ी नेता है, 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही, लोकसभा में रही, राज्यसभा में रही और एक बड़ा माइलस्टोन एस्टेब्लिश किया उन्होंने। उनके जो जीवन की जो गाथा है, उनकी जो संघर्ष गाथा है, वो बड़ी दिलचस्प है। एक सामान्य परिवार से आती हैं, उनके पिता एक सामान्य साधारण कर्मचारी थे और वो अपनी हायर एजुकेशन के दौरान मान्यवर काशीराम जी के संपर्क में आती हैं, क्योंकि काशीराम साहब उस समय दलितों को यूनाइट करके पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम करने का काम कर रहे थे। तो वो मायावती को एक बड़ा सपना दिखाते हैं और मायावती एक बड़ा डिसीजन लेती हैं। वो एक नौकरी को छोड़ के, एक ब्राइट करियर को छोड़ करके पॉलिटिक्स में आती हैं, साइकिल से गांव-गांव घूमती हैं और 84 में वो पहला चुनाव लड़ती हैं कैराना से, कैराना लोकसभा सीट से, जो इस वक्त मुजफ्फरनगर जिले में नहीं है, शामली में है और उस वक्त वो मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा थी। 84 का चुनाव मायावती लूज कर जाती हैं, हार जाती हैं। उसके बाद 85 में वो एक उपचुनाव लड़ती हैं लोकसभा का बिजनौर से। बिजनौर के उस वक्त के जो कांग्रेस के एमपी थे, उनकी डेथ हो जाती है, सीट खाली होती है। उपचुनाव में मायावती वहां चली जाती है लेकिन हार जाती है। 89 में फिर इलेक्शन होता है, तो 89 के लोकसभा इलेक्शन को मायावती विन कर जाती है। पहली बार लोकसभा में उनकी एंट्री होती है। एक दलित की बेटी पहली बार पहुंचती है पार्लियामेंट। वहां जो है पार्लियामेंट जाने के बाद फिर मायावती ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो लगातार पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती चली गई। 89 के बाद वो फिर 91 में जो है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वो हरिद्वार चली जाती है चुनाव लड़ने के लिए। उस वक्त उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, लेकिन उस इलेक्शन को वो लूज कर जाती हैं। 96 में फिर सीट बदलती हैं और अकबरपुर चली जाती हैं वो, लेकिन अकबरपुर से वो इस चुनाव को जीत जाती हैं। 98 में 2 जगह से इलेक्शन फाइट करती हैं मायावती, एक अकबरपुर सीट से और दूसरा हरदोई से। अकबरपुर से वो जीत जाती हैं लेकिन हरदोई से हार जाती हैं। 99 में वो फिर अकबरपुर से एमपी बनती, अकबरपुर से चुनाव लड़ती हैं लेकिन हार जाती हैं। इस बार अकबरपुर सीट भी लूज कर जाती हैं। और 2004 में वो अकबरपुर से एमपी इलेक्ट होती हैं। 2014 में उन्होंने कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और 2019 में कोई लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। हालांकि 2019 में उनकी पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिली थी। 2014 में कोई सीट नहीं मिली, 0। और 2019 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया था, तो इसका फायदा उनकी पार्टी को मिला, 10 सीटें उन्होंने जीत ली। 2024 में एक भी सीट नहीं जीत सकी और सबसे खराब प्रदर्शन बसपा के इतिहास का 2024 रहा, जिसमें उनका वोट शेयर जो है 19.43% से घट करके 9.35% पे आके टिक गया। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा। 2022 में बस एक ही विधानसभा सीट वो जीत पाई, क्योंकि जो कोalition सपा और कांग्रेस के साथ उनका बना था वो दरअसल ब्रेक हो जाता है 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, वो चल नहीं पाया लंबे समय। तो ये बहुत खराब स्थिति रही और वो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही। पहली बार 1995 में वो 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी और 3 जून को मुख्यमंत्री बनी थी 95 में, और 18 अक्टूबर को उनका कार्यकाल वो खत्म हो गया। 97 में दूसरी बार 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनती है 21 मार्च को और 20 सितंबर तक रहती है। और तीसरी बार वो 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनती हैं 3 मई को और 26 अगस्त तक रहती है। चौथी बार वो फुल फ्लैश अपनी पार्टी के बूते पर 2007 में इंडिपेंडेंट बसपा का स्पष्ट बहुमत आता है, वो मुख्यमंत्री बनती है। पहली जो सरकारें थी उनकी, वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के साथ बनी। दरअसल कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने
बड़ा रोल प्ले किया उनकी जिंदगी में। ऐसा ही गेस्ट हाउस कांड है 1995 का रजिश वैसे। उस वक्त समाजवादी पार्टी और पीएसपी जो है, इनका दोनों का गठबंधन था। गठबंधन टूट गया और गठबंधन टूटने के बाद गेस्ट हाउस में जो हुआ उसमें पूरे प्रदेश की सियासत में एक को बदल करके रख दिया। ये संभावनाएं खत्म कर दी कि भविष्य में कभी बसपा और सपा एक साथ आए। क्योंकि गेस्ट हाउस में जो हुआ था, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसको प्रकाश डालें ताकि ये समझ आए हमें कि बसपा और सपा की राहें क्यों जुदा हो गई। हाँ, 95 में क्योंकि गठबंधन था जब, दरअसल वो दौर ऐसा था ना डॉक्टर साहब, भाजपा ये चाहती थी कि सपा के मुलायम सिंह को रोकना है और मुलायम सिंह चाहते थे कि हमें भाजपा को रोकना है। तो बीच में चूंकि पिलर के रूप में थी बसपा सुप्रीमो मायावती, और ये गठबंधन बहुत कमाल का था। हाँ, बसपा और सपा का। हाँ। ये अगर बना रहता और टिका रहता तो यूपी की सियासत में ना भाजपा की एंट्री होती और ना सपा की एंट्री होती। ये बात समझ ली थी बस भाजपा ने, इसलिए वो लगातार इस कोशिश में थे कि ये कोalition टूट जाए और मायावती जी किसी भी तरह हमारे साथ आ जाए। हाँ, तो उनको तो रही गठबंधन में हमेशा पहले जो पहले 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी, चाहे 95 में बनी हो, चाहे 97 में बनी हो, चाहे 2002 में बनी है, इन तीनों में गठबंधन से बनी। तभी वो देखो कमाल की बात डॉक्टर साहब ये थी कि ये वो दौर था कि भाजपा भारत से समर्थन देती थी तो कभी सपा भारत से समर्थन देती थी। ये रोकना है, बीजेपी को रोकना है। और जब 3 बार ये बनी, जो गेस्ट हाउस कांड था वो तो तभी था जब गठबंधन टूट गया। तो गेस्ट हाउस में हालांकि जो कैराना के पूर्व सांसद रहे मुनव्वर हसन, इनका नाम भी आया था उसमें, और बड़ा उस समय तो पूरा भूचाल था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भूचाल था। बहुत सारे आरोप लगे कि दलित की बेटी उसकी हत्या करने का प्रयास था। उस समय तो बहुत सारे आरोप लगे। भाजपा ने हालांकि बचाया था। दरअसल हुआ ये था उस वक्त की मायावती जो है गेस्ट हाउस में थी, उनके ऊपर हमला हो गया और ये भी कहा गया कि उन्होंने एक गेस्ट हाउस में अंदर एक कमरे में घुस के जान बचाई। तो जिस कमरे में वो थी तो कुछ लोग उसका गेट दरवाजा जो है वो काटने के लिए गैस कटर भी ले आए। वहाँ पे काफी बवाल हुआ। भाजपा के एक सांसद पहुंच गए थे वहाँ, एक बहुत सारे सांसद पहुंचे, उन्होंने हंगामा मचाया। हालांकि वो तो अभी तक भी रहा, तो वो एक सांसद थे, उन्होंने भाई मानते रही लगातार। डॉक्टर साहब, आप में बड़ी रोचक बात यह है कि आप देखो कि एक दौर ऐसा है मायावती ने क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया इस परिवार से निकली, और ऐसे जैसे पर्वत पे चढ़ाई चढ़ते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं संघर्षों के साथ फिर उतरते हैं। एक दौर 91 से शुरू होता है, 89 से, और जाते जाते 2007 तक चरम पर पहुंचता है। 2007 में जब चुनाव था तो चुनाव में जब मीडिया लगातार सर्वे करती थी, तो हमारे याद है जब वो चुनाव चला 2007 का, तो तमाम लोग कहते थे कि सपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है। बसपा को उस समय मीडिया हाउस में भी बहुत ज्यादा वेट दिया था, तो ये कहता नहीं था कि बसपा जीत जाएगी। और जब बसपा 206 सीट लेकर आई और इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बनाई, वो दौर तो बसपा का चरम का दौर था। और उस समय बसपा ने ऐसा नहीं, बसपा ने काम प्रदेश में बहुत आमूल परिवर्तन किया, बहुत काम किया। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, आज हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो उस दौर में बसपा सुप्रीमो की जो कानून व्यवस्था मशीनरी पे उनकी जबरदस्त पकड़ थी, अद्भुत पकड़ थी। कई बार विवादों में भी आई, कई वीडियो वायरल हुए इस तरह के। एक IAS अधिकारी उनके जूते साफ कर रहे थे रुमाल से, बड़ा वायरल हुआ वो फोटो। और एक जो है मूर्तियों को लेके जो उन्होंने स्मारक बनवाए लखनऊ में, बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनवाई, तो उनको लेकर भी वो बड़े विवादों में रही, सुर्खियों में रही। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत सख्त थी। आप रानी, मैं आपको 2002 की बात बता रहा हूँ। जब 2002 में वो मुख्यमंत्री थी बीजेपी के गठबंधन में, तो ये सकोती के पास में भरोटा गांव पड़ता है, नंगली साहिब जो मंदिर है गेट, जब उसमें एंट्री करेंगे तो पहला गेट ही वो पहला गांव भरोटा पड़ता है। तो भरोटा में उनका औचक निरीक्षण था झंडी का। तो जब वहाँ गए तो चूंकि बीजेपी का गठबंधन था, तमाम लोग वहाँ बीजेपी के थे और बसपा के भी थे, और तमाम पूरे अधिकारी वहाँ सब बैठे हुए थे। तो जब वहाँ बहन जी घूम रही थी, घूमते घूमते रुकी, हम भी साथ में थे, मेरे याद है हम भी साथ थे पीछे पीछे। जब वो चल रही थी, वो एकाएक वो रुक जाती है गली में, और वो देखती है, बोले ये यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो अधिकारी ने बताया कि ये यहाँ पे दलित बस्ती है, दलित लोग रहते हैं। तो इतने में 2 लोग वहाँ आ गए, उनसे पूछा हाँ बताओ कोई दिक्कत? तो वो तो बेचारे उन्हें इतना पता भी नहीं था कि भाई ना तो उन्हें तो उस समय मीडिया का जो दौर था, पर ये लोग नहीं पढ़ते होंगे अखबार,
ये तो था कि बहन जी आएंगी, बोले कि बताओ क्या दिक्कत है। बोले हमने तो कई बार यहाँ एप्लीकेशन दी और हमारा बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, और ये हमारा घर के सामने खंबा लगा दिया उन्होंने। हमने कई बार मना करी अफसरों से, उन्होंने मानी नहीं। हम गरीब लोग हैं तो खंबा हमारे घर के सामने, गेट के सामने लगा दिया। उन्होंने पहले चीफ इंजीनियर को टाइट किया, बहुत ज्यादा दौड़ा हुआ। बोले यार कौन एक्शन, तो मुनीश कुमार एक एक्शन थे वहाँ। बोले कौन एक्शन, तो मैं हूँ मुनीश कुमार। दिमाग खराब है क्या, बोले सस्पेंड करो इसे। और जब उसे सस्पेंड नहीं कह दिया कि इसे सस्पेंड करिए, सारे अफसरों की सिक्योरिटी गुम होगी तो मालूम वो ऐसा सीएम तो खैर मामूली बात थी। और गांव का मामला था। 2008 में वो जब मेरठ आई एक दौरे पे, और वो करतापुर हवाई पट्टी पे जैसे ही उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया स्टेट प्लेन में, तो वहां से वो बाई कार निकल गई दौरा करने के लिए, और हवाई पट्टी से 4 किलोमीटर आगे परतापुर फ्लाईओवर के पास जाके वो गाड़ी से उतर गई अचानक, और गंदगी देखी उन्होंने। तो नगर आयुक्त तो डीएम को बुलाया उसको, कहाँ है डीएम और नगर आयुक्त। तो वो नगर आयुक्त तो डीएम, वो तो चूंकि अचानक उतरी थी गाड़ी से अपनी, और नगर आयुक्त और काफिला दौड़ रहा था 70, 80, 90, 100 की स्पीड के आसपास लगभग, तो कुछ सेकंड लग गए डीएम और नगर आयुक्त को वहां तक पहुंचने में। तो हाफ गए वो बुरी तरह पसीने में लथपथ, और उन्होंने गंदगी देख के कहा कि क्या आप लोगों के घरों के सामने भी इसी तरह की गंदगी रहती है? आप लोग ये मान के चलिए कि ये शहर आपका शहर, और यहाँ का हर घर आपका घर है, तो सब जगह की आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे याद है नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने, और डीएम का ट्रांसफर कर दिया था उस दौरान। तो बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर रही वो, और उनकी एक शैली थी जबरदस्त, जो उनके बाद में नहीं, अखिलेश यादव की भी नहीं रही उस तरह की शैली, और योगी आदित्यनाथ जी की भी नहीं रही। वो अचानक जो गांवों के दौरे करती थी वो अद्भुत था उनका। उसमें अपने मुख्यमंत्री काल में वो गांव गई, दलित बस्ती एक जरूर चेक करती थी, स्कूल, अस्पताल ये जरूर उनके चेकिंग के पॉइंट में रहता था, और मशीनरी हरकत में आ गया। तो आते हैं अभी भी मुख्यमंत्री दौरे पे, लेकिन उस तरह से एकदम रिमोट एरियाज में जाके विजिट नहीं करते। शैली योजना थी उनकी अम्बेडकर योजना, उसमें क्योंकि गांव आते थे चक्रगढ़ घूमते गाँव, और डॉक्टर साहब वो पहला शासन था 2007 का, तो जब उन्होंने, क्योंकि ऐसे ब्लॉक का कोई गांव नहीं होता था जहाँ सीसी रोड की परंपरा उन्होंने डाली थी। सीसी रोड गाँव बनती तो लोग कहते थे कि भाई अपना गाँव भी अम्बेडकर योजना में आ जाए। और डॉक्टर साहब ये जो 1995 की आपने कही गेस्ट हाउस की, आप देखो उस समय इतनी तलखी हो गई थी सपा बसपा के बीच में, तो 1995 के बाद में 2019 में दोनों एक साथ आए, जो ये कॉम्बिनेशन बना। लेकिन वो कॉम्बिनेशन चूंकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, हालांकि मायावती को फायदा मिला उसका, और 10 सीटें उनकी 10 सीटें जीत के आई। और ये सपा और बसपा का जो कॉम्बिनेशन था, ये दरअसल बनाया था पहली बार माननीय कांशी राम जी ने, जब वो मुलायम सिंह यादव और मायावती को साथ लेके आए थे। अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहता यूपी की पॉलिटिक्स में, तो शायद यूपी की पॉलिटिक्स में सत्ता में कभी भाजपा या कांग्रेस की एंट्री नहीं होती। तो ये एकदम कमाल का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि अद्भुत कास्ट कॉम्बिनेशन था, और इसके साथ दलित प्लस पिछड़ा प्लस मुस्लिम, तो ये नंबर इतना बड़ा है कि इसको बाईपास करना पॉसिबल नहीं था। बाद में हालांकि बहन जी अपने बूते जब लड़ी तो सोशल इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट उन्हें कहा गया, उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के साथ दलितों का कॉम्बिनेशन बनाया। फिर एक वक्त में उन्होंने सवर्णों के खिलाफ जो बयान दिया था, तिलक तराजू और तलवार वाला, उसको छोड़ के वो, और शुरुआती दौर में उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन उसको छोड़ करके बाद में वो फिर कई तमाम सवर्ण नेताओं को उन्होंने साथ लिया, साधा, और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में वो कामयाब रही। जहां उनको लगा कि यहाँ अपर कास्ट के लीडर्स की जरूरत हो सकती है, तो अपर कास्ट के लीडर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। वेस्टर्न यूपी में अगर बात करें तो पिछड़ों में, गुर्जरों में, जाटों में उन्होंने काफी संख्या में टिकट दिए। एक वक्त में मुझे याद है लगभग 7-8 MLA उनकी पार्टी के जाट थे, इतने ही लगभग गुर्जर भी थे। तो हर कास्ट का कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, एक सोशल इंजीनियरिंग डेवलप कर ली उन्होंने। लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग दरअसल जो हिंदुत्व का उभार आया 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, उसमें ये ध्वस्त हो गई। और वो चूंकि उनका जो वोट बैंक है वो सिमटता चला गया, और हालात ये बन गए कि आज उनके पास विधानसभा में सिर्फ एक MLA उनका 2022 में जीतता है, और लोकसभा में उनके पास कोई सीट नहीं है, राज्यसभा में कोई सीट नहीं है, विधान परिषद नहीं है, और वो यूपी में
उपचुनाव लड़ती हैं 9 सीटों पे, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती। अब दिल्ली का चुनाव है, वहां भी वो लड़ेंगी, हरियाणा में भी वो लड़ी, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और ये चिंता की बात है बसपा के लिए आज इस वक्त में, चूंकि अब मायावती जी की जो एज है वो 56 का बर्थ है उनका, और 69 के आसपास, 69 ईयर्स की आज वो होगी। तो अब उनके पास इतना लंबा, चूंकि यंग एज में आदमी के पास ज्यादा एनर्जी होती है काम करने की, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की, मूवमेंट की, तो उतना उस तरह का समय अब उनके पास नहीं है। तुम ये आपको रानी लगता है कि 2007 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ती है और ऐतिहासिक जीत होती है, आखिर 2012 के बाद क्या हुआ? तो दरअसल लगातार जो डाउनफॉल आया, डाउनफॉल का तो रीजन ये है लगातार कि उससे पहले कोलिशन था वो खत्म हो गया, एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने वो टूट गया, दूसरा जो हिंदुत्व का उभार आया उससे नुकसान हुआ, तीसरा एक बड़ा नुकसान उनको ये भी हुआ कि इस एक दरअसल वो उन्होंने कभी भी ग्रास रूट पे मूवमेंट चलाने की राजनीति नहीं की। वो उनका पैटर्न ये नहीं था कि वो उन्होंने क्या किया कि मान्यवर काशीराम जी ने दलितों को यूनाइट किया, दलितों के साथ मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन बना, अदर्स का कॉम्बिनेशन बना, तो वो सत्ता में आई। उन्होंने कभी सोसाइटी के किसी सेगमेंट के लिए जन आंदोलन नहीं किया, ये उनकी प्रैक्टिस में नहीं रहा। एक उनकी प्रैक्टिस में ये रहा कि जब जब वो यूपी की सत्ता के बाहर रही तो वो दिल्ली चली गई, तो ग्रास रूट पे एक कनेक्ट वाला काम वो नहीं कर पाई। दूसरा, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पूरी पॉलिटिक्स में कम्युनल पोलराइजेशन हो गया, तो उस पोलराइजेशन का उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुस्लिम वोटों में 2012 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंध लगा दी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनती है, और उस 5 साल के टेन्योर में 2007 से 12 के बीच में कई आरोपों में गिरती है मायावती। जैसे वो मूर्तियां बनाने का मामला बड़ा विवाद तुम पकड़ता है, ये कहा जाता है कि प्रदेश के जनता के टैक्स का पैसा अपने मूर्तियां खड़े करने में उन्होंने लगा दिया है, भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगते हैं। खैर यहाँ तक आते आते अब चुनौती ये खड़ी हो गई कि अब ये पार्टी यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के नेता हैं, उन्होंने इस बीच में दमदार एंट्री ली, वो नगीना से MP इलेक्ट हो गए, वो यूपी के जो बाई इलेक्शंस थे उनमें उनकी मजबूत उपस्थिति रही। तो एक बड़ा संकट तो ये हो गया बहन जी के साथ में कि मुस्लिम मतों का रुझान अब उनके साथ नहीं है, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ है। दूसरा नुकसान ये हो गया कि दलित वोटर्स में डिवाइडेशन हो गया, चंद्रशेखर आजाद मजबूत नेता के तौर पर उभर गए। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो इनकी आदत में था कि जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल नहीं होती थी तो फिर दिल्ली रहती थी, सीधे तौर पे लोगों में कुछ जुड़ाव नहीं था, वो दौर था, वो अलग टाइप का दौर था, उस समय लोगों में जागरूकता कम थी। लेकिन आज का जो दौर है, आज लोग चाहते हैं, दलित मतदाता चाहता है कि हमारे नेता हमारे बीच में आए, और ऐसे में एक तरफ बहन जी है, गिरता हुआ पॉलिटिकल कैरियर है, और उनकी आदत में है कि सीधे कनेक्ट हुए हैं उनके। दूसरी ओर जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद है, उनकी वो नेचर में है कि उन्हें हर बात पे लोगों के बीच जाना है, और इनकी आदत लोगों के बीच जाना लोग चाहते भी हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि इधर आकाश आनंद अब जो है, मुझे लगता है कि आज तो बड़ी घोषणा शायद बहन जी करेंगी, उनके जो आकाश आनंद को लेकर, उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, अब दरअसल बसपा को उन्हीं से उम्मीद है। और ये भी स्टेप उनका गड़बड़ हो गया कि वो जब पिछले लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को उन्होंने जिम्मेदारी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन वो जैसे ही जाके वहाँ स्पीच देते हैं, फायरिंग स्पीच बीजेपी के अगेंस्ट, तो बहन जी उनको वापस ले लेते हैं। दरअसल ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी के बहन जी सरकार के दबाव में है, तो वो दबाव क्या है ये तो हम नहीं जानते और उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जनता के बीच में जब आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोग भी ये बात कहते हैं कि बहन जी सत्ता के, सरकार के एक दबाव में है। इसीलिए उनको लगा कि आकाश के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इनका करियर शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी का तो एक पैटर्न रहा है, कोई आदमी अगर इस तरह से बात करता है तो उसके खिलाफ FIR होती है और वो MP MLA कोर्ट तक मामले जाते हैं, और फाइनली होता ये है कि अयोग्य घोषित कर दिया जाता है आदमी को कि चुनाव ही नहीं हो पाए। तो बहन जी को लगा कि करियर शुरू होने से पहले खत्म नहीं हो जाए आनंद का, इसलिए उन्होंने आनंद को उस समय सेफ साइड कर दिया।
और सेफ साइड करने के बाद अब उनके सामने चुनौती ये है कि बहन जी के व्यक्तित्व में तो अब वो करिश्मा नहीं बचा कि वो बसपा को उस पुरानी स्थिति में लौटा सकें। अब आकाश आनंद की तरफ उनका कैडर देखना है और ये सही वक्त भी है जब उन्हें आकाश आनंद को आगे करके पार्टी को हैंड ओवर करने की तैयारी करनी चाहिए, उनके सुपुर्द नेतृत्व करना चाहिए ताकि वो लीड करें, वो इंटरेक्ट करें, वो मूव करें, वो ग्रास रूट पे काम करें। अब ये देखने वाली बात है कि वो क्या करती हैं और क्या नतीजे होते हैं, लेकिन फिलहाल बसपा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एक जो बहुजन का जो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था वो अब उनके पास नहीं, और जो वोट बैंक उनके पास बचा है दलित वोट बैंक, उसमें भी बड़ी कटौती हो गई, 19% से 7% को गिरा 2024 में। ये चुनौती उनके सामने जरूर है। एक आपका कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा रविंद्र से, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 20 मिनट से ज्यादा की बातचीत हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 वाले दौर में लौट पाएगी, भविष्य में सत्ता में आ पाएगी, क्या संगठन का विस्तार कर पाएगी, क्या जनाधार बढ़ा पाएगी, क्या जिस तरीके से डाउनफॉल हो रहा है उसको रोकने की कोई बड़ी रणनीति बना पाएगी। डॉक्टर साहब, अब जैसा लगता है कि बहन जी की ढलती उम्र है और जो सोशल इंजीनियरिंग वो भी टूट गई है, अब आकाश आनंद जो उनका भतीजा है उसका सहारा है, मुझे लगता है आज की जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसा सुना जा रहा है पब्लिक डोमेन में। पर हमें लगता है कि जो भविष्य में क्या है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2007 का जो पार्टी का उठान था, हमें लगता है इसके लिए तो बसपा समय लगेगा। अभी हम ये वीडियो दोपहर में 1 बजे शूट कर रहे हैं, अब तक अपलोड होते होते कुछ घंटे और भी लगेंगे, तब तक हो सकता है कि बहन जी शाम तक कोई डिसीजन लेंगे तो हम यहाँ उसको अपडेट करेंगे अलग तरीके से पोस्ट के जरिए। लेकिन आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या बसपा खड़ी हो पाएगी, क्या बसपा का जनाधार पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दलित राजनीति किस करवट बैठेगी। धन्यवाद, नमस्कार।